डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वह है वर्ण विचार। आज हम वर्ण विचार के बारे में बात करेंगे। हमने ये पढ़ा तो बहुत बार है, लेकिन कभी कभी कुछ कंफ्यूजन हो जाती है, समझ में नहीं आता कि कहाँ पर कौन सा वर्ण कैसे लिखा जाना है और बोला जाना है। जनरली हम भूल जाते हैं, राइट। तो अभी इसको शुरू करते हैं। वर्ण। अब वर्ण होता क्या है? अब वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, है ना। यानी वर्ण और अक्षर एक ही बात है। तो बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, यानी हम बोलते समय जो हमें सुनाई देती हैं ध्वनियां, उन्हीं ध्वनियों को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब इसको भाषा की सबसे छोटी इकाई क्यों कहा गया है? क्योंकि मान लीजिए कि हम क लेते हैं, क व्यंजन, ख, क, अ, कुछ भी आप कोई भी एक ले लीजिए, आप उसके टुकड़े नहीं कर सकते। अर्थात ये सबसे छोटा रूप है, इसीलिए कहा गया है कि यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अर्थात वर्ण से शब्द बनते हैं। जब हम वर्णों को एक साथ मिलाएंगे तो उनसे शब्दों का निर्माण होगा, और जब शब्दों को जोड़ेंगे तो वाक्य बनेंगे, वाक्य से भाषा बनती है ना। मान लीजिए क प्लस म प्लस ल, कमल। यानी कि हमने क एक वर्ण लिया, दूसरा वर्ण लिया हमने म, और तीसरा लिया ल। अब इन जब तीनों को इनको जोड़ देते हैं तो हमारा बनता है कमल। अर्थात हम जब कमल बोलते हैं तो ये हमारा एक शब्द का निर्माण हो गया। अर्थात जब भी हम वर्णों को मिलाते हैं या जोड़ते हैं तो शब्दों का निर्माण होता है, और फिर इन्हीं शब्दों से वाक्य और वाक्य से भाषा। इसीलिए कहा गया है कि वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब देखिए इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार हो सकती है। वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी जिसको हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। लिखित भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले वर्ण प्रत्येक भाषा के अलग अलग होते हैं। अर्थात जब भी हम किसी भाषा को पढ़ते हैं, चाहे वह हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, जर्मन है, फ्रेंच है, कोई भी भाषा है, तो उसमें जो वर्णों की संख्या होगी वो उस भाषा पर आधारित होगी। ठीक है, तो यहाँ हम हिंदी भाषा के बारे में पढ़ेंगे, हिंदी भाषा के बारे में जानेंगे। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 52 यानी 52 वर्ण होते हैं। उच्चारण यानी जो हम बोलते हैं। इनमें 11 स्वर हैं, 41 यानी 41 व्यंजन हैं। लेखन के आधार पर यानी लिखने के आधार पर जब हम लिखते हैं तो 56 वर्ण होते हैं, अर्थात 56। इसमें 11 स्वर हैं, 41 यानी 41 व्यंजन है, और 4 संयुक्त व्यंजन भी सम्मिलित होते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि वर्णमाला फिर किसे कहते हैं। अब वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला होती है वर्णों की माला यानी वर्णमाला। अर्थात जब हम सभी वर्णों को एक व्यवस्थित रूप में रख देते हैं तो उसे वर्णमाला कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा किस प्रकार होगी? वर्णों के व्यवस्थित रूप को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 यानी 33 व्यंजन होते हैं। अर्थात जब हम हिंदी वर्णमाला की बात करते हैं तो उसमें 11 यानी 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अब वर्णों के भेद किस प्रकार से किए गए हैं ये देख लेते हैं। वर्णों के भेद। वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, पहला है स्वर और दूसरे हैं व्यंजन। स्वर और व्यंजन हमें सबको पता है। स्वरों की संख्या 11 और व्यंजन की संख्या 33 यानी 33। अब इनकी परिभाषा की ओर चलते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। इसका क्या मतलब है? अर्थात स्वर जो है वो स्वतंत्र होते हैं, मतलब वो अपने आप में ही सफिशिएंट होते हैं
किसी भी शब्द को बनाने के लिए, राइट। मतलब उनको बनाने के लिए, स्वरों को लिखने के लिए किसी अन्य स्वर की या अन्य वर्ण व्यंजन की सहायता, किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती, इसीलिए स्वरों को स्वतंत्र कहा गया है। अब स्वर कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ए, ओ, ओ। अर्थात इनको इस प्रकार से बोला जाता है और ये इनकी मात्राएं दी हुई हैं, क्योंकि सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं जिनसे कि हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अब देख लेते हैं स्वर के भेद कितने होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से पता लगता है, अर्थात छोटा, मतलब ह्रस्व मतलब छोटा। अगर हिंदी में इसकी बात करें, इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, या हम कह सकते हैं इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। और ये कौन कौन से हैं? टोटल स्वर हमारे कितने हैं? 11। हमने पढ़ा था अभी 11 है। 11 में से 4 हमारे ह्रस्व स्वर में आते हैं। नंबर 1 है अ, नंबर 2 है इ, नंबर 3 है उ, नंबर 4 है री। तो ये चारों कौन से हो गए? ये चारों हो गए हमारे ह्रस्व स्वर। अर्थात इन स्वरों के उच्चारण में, बोलते हुए इनको सबसे कम समय या एक मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। अब नंबर 2 पर देखिए। नंबर 2 पर है हमारा दीर्घ स्वर। अब दीर्घ मतलब बड़ा, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से दुगुना समय लगे, या इसको दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जहां 2 मात्राओं का समय लगे वहां दीर्घ स्वर होते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, ओ। तो यानी इनके उच्चारण में हमें 2 मात्रा का या ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगा इनको बोलने में। हम बात कर रहे हैं उच्चारण के आधार पर, यानी बोलने के आधार पर। ठीक है, तो हम इस चीज को याद रखेंगे कि उच्चारण की बात यहाँ पर हो रही है। तो दीर्घ स्वर टोटल 7 होते हैं। अब 4 हमारे हैं ह्रस्व स्वर और 7 हमारे हो गए दीर्घ स्वर, तो टोटल कितने हो गए? 11। हमारे स्वरों की संख्या क्या होती है? 11। तो जिसमें से 4 हमारे ह्रस्व और 7 हमारे दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्वर के प्रकार हैं, पहला ह्रस्व, दीर्घ, और अब आते हैं तीसरे पर। तीसरा है हमारा प्लुत स्वर। अब प्लुत क्या होता है? यह बहुत ही कम प्रयोग में आता है, बहुत कम इसका यूसेज होता है। इनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के उच्चारण से तिगुना, यानी 3 मात्राओं का समय लगता है। जैसे ओ, आप ऐसे बोलते हैं ना, यानी उसको लंबा खींचकर जिसको भी बोला जाता है। प्लुत स्वर एक ही है। अब प्लुत स्वर के उदाहरण आपको बहुत रेयर मिलेंगे। प्लुत स्वर बहुत कम प्रयोग में होता है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तब आपका प्लुत स्वर प्रयोग में आता है। ठीक है, तो यानी स्वर कितने प्रकार के हुए? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय, दीर्घ में 2 मात्रा का समय और प्लुत में 3 मात्रा का समय, जो कि मैक्सिमम है। और 4 हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं और 7 हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। अभी हमने स्वर पढ़े हैं, इसके बाद आते हैं अंग और अह। आपने लास्ट में देखे होंगे, लगे हुए है ना। तो इनको क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं आयोग वाह। इनका नाम है आयोग वाह। अगर आपको प्रश्न आए लिखने के लिए कि आयोग वाह कौन से होते हैं, उनके नाम लिखिए, तो आप इन दोनों को लिख देंगे। अब अंग को क्या कहते हैं? देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? जो भी ये स्वरों के बाद आता है, ओ के बाद आता है, इसका उच्चारण नाक से किया जाता है,
इसका उच्चारण जिस वर्ण के बाद होता है उसी वर्ण के ऊपर इसकी बिंदी लगती है। जैसे आपको उदाहरण दिए हुए हैं, रंग, तो जैसे र के बाद आपको न की ध्वनि सुनाई दे रही है, रंग, और जो न का साउंड सुनाई दे रहा है वो ग से पहले और र के बाद सुनाई दे रहा है ना। तो यानी ग से पहले र के ऊपर ही इसकी बिंदी लगेगी। जंगल, संग, मतलब उसके साथ में सुनाई देता है, लेकिन आपको जो अगला वाला वर्ण है उससे पहले ही इसको लगाना होता है। तिरंगा आदि, तो ये अनुस्वार है हमारा। इसको खाली बिंदु नहीं बोलेंगे, कुछ बच्चे इसको खाली बिंदु बोलते हैं, इसको अनुस्वार कहते हैं। फिर है अनुनासिक, यानी जो चंद्र बिंदु जिसको आप लोग बोलते हैं, चंद्र बिंदु की तरह दिखता है, चंद्र की तरह दिखता है, अर्धचंद्र। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। अनुस्वार का किससे होता है? सिर्फ नाक से। और अनुनासिक में क्या अंतर है? नाक और गला दोनों प्रयोग होते हैं। अब आप आसानी से किसी भी शब्द पे आपको अनुस्वार या अनुनासिक प्रयोग करने के लिए दिया जाए तो आप आराम से कर पाएंगे। जैसे चांद, आंगन आदि इसके उदाहरण हो सकते हैं, और अन्य अनेक उदाहरण हैं इसके, आप आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। एक बार प्रैक्टिस की जरूरत है। तो इन दोनों को क्या कहेंगे? अनुस्वार और अनुनासिक को आयोग वाह, जो कि स्वर के साथ लिखे जाते हैं लेकिन ये स्वरों में काउंट नहीं किए जाते। ठीक है, तो हम स्वर कभी भी 13 नहीं लिखेंगे, 11 ही लिखेंगे। और उसके बाद अनुस्वार और अनुनासिक क्या है? आयोग वाह। तो अब हमें याद रहेगा। आगे देखिए, व्यंजन पे आते हैं। अब व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन के 3 भेद होते हैं। व्यंजन बेसिकली क्या होते हैं? जो स्वरों की सहायता से बनाए जाएं या जिनका प्रयोग करने के लिए हमें स्वरों की सहायता, या जिनको बनाने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब देखिए, इसकी परिभाषा इस प्रकार हो सकती है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए वे व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात यदि हम इनमें स्वरों को सम्मिलित ना करें तो यह अधूरे होते हैं, ये पूरे नहीं होते। जिस प्रकार हम स्वरों की बात करते हैं तो स्वर स्वयं में स्वतंत्र हैं, अर्थात उनको किसी की भी आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर जब हम व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन स्वतंत्र नहीं है, उनको पूरा बनने के लिए स्वर की हेल्प लेनी पड़ती है। अब देखिए, ये व्यंजन आपको दिए हुए हैं, ठीक है, और इनके वर्ग भी हैं, यानी जो व्यंजन जिससे शुरू होता है उसी से उसका वर्ग का नाम भी होता है। जैसे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। और फिर श, श, स और ह। ठीक है, अब देखिए, अगर आपने ध्यान दिया है तो ये जो 5 व्यंजन हैं शुरू के, यानी कि 5 ही शुरू में ऐसे ही लिखे जाएंगे। आप अगर यहाँ पे आपके पास स्पेस बचा हुआ है तो आप च को उठाकर यहाँ नहीं लिख सकते, ये रूल है। ठीक है, तो इस नियम को हम नहीं तोड़ेंगे। तो यानी कि जो वर्ग है जिस व्यंजन से शुरू होता है उसे वही वर्ग कहा जाता है। जैसे इन 5 को हम किस में रखेंगे? क वर्ग में। तो आपका अगर प्रश्न आता है कि क वर्ग के व्यंजन लिखिए, तो आप सिंपली लिख देंगे ये पहली वाली लाइन। ठीक है, अब ऐसे ही च वर्ग, फिर ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, प वर्ग। अब इन वर्गों में क्या है, आप इनको जब हम गिनते हैं, काउंटिंग करते हैं, तो ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चौवर्ग में हो, चौवर्ग तक आ गए हम। तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24 और 25। यानी क से लेकर म तक हमारे 25 व्यंजन हो गए, जिनको हमने अलग अलग वर्गों में विभाजित किया हुआ है। राइट। अब इससे आगे देखिए, इससे आगे आते हैं हमारे कौन से, अंतस्थ व्यंजन। यानी ये सिर्फ 4 हैं, यानी इस पंक्ति में सिर्फ 4 लिखे जाएंगे, यहाँ कोई व्यंजन नहीं लिखा जाएगा। य, र, ल और व। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन, यानी कि श, श, स और ह, इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यानी शुरू के क से लेके म तक हमारे स्पर्श व्यंजन 25, उसके बाद हमारे अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ऊष्म व्यंजन ये 4 हो जाएंगे, श, श, स और ह। अब देख लेते हैं कि इनको हमने अलग अलग किस प्रकार रखा है, यानी व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार, पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। अब देखिए, मैंने आपको बताया अभी कि क से लेकर म तक हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब उन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, हम एक एक करके इनके बारे में समझेंगे। तो पहला चलते हैं स्पर्श व्यंजन की तरफ। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का अगर हम मतलब देखें, हिंदी में मीनिंग देखें तो छूना, किसी भी चीज को टच करना, उसको कहते हैं स्पर्श। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा जो है वो फेफड़ों से निकलने वाली जो हवा है वो कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठों को स्पर्श करती है, अर्थात हमारे मुंह के इन अलग अलग हिस्सों को छूती है, टच करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो आप इसको बोलकर भी एक बार देखेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के, बिना बोलकर देखे ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो क से लेकर म तक हमारे 25 व्यंजन होते हैं और जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फिर जो क वर्ग का उच्चारण है वो कौन सा स्थान है, कंठ। आप बोल के देखिए, क आपका सीधा गले से आवाज आती है। तो जितने भी क वर्ग में 5 व्यंजन सम्मिलित हैं, सब कंठ से बोले जाते हैं। फिर देखिए त यानी आपका दांत से, वो दांत को टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे आप, त वर्ग वाले, कि वो दांत से बोले जाते हैं। इसी प्रकार ये सारे व्यंजन अलग अलग प्रकार से बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद देखिए, आते हैं अंतस्थ व्यंजन पर। अब अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, हमने अभी देखा 4 होते हैं, य, र, ल, व। अब इनको अंतस्थ क्यों कहा जाता है, अंतः मतलब मध्य, यानी बीच में, स्थ मतलब स्थित। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य जैसा होता है, यानी उसके बीच में होता है। अर्थात जब भी आप इन्हें बोलेंगे तो उच्चारण करते हुए आप, जो आपके मुंह की ऊष्मा है यानी हवा है, वो अंदर की तरफ आपको जाती हुई महसूस होती है। आप एक बार इसको बोलिए। हम इसको साधारण भाषा में इसी प्रकार समझ सकते हैं, अंतस्थ यानी अंदर की तरफ, जैसे य, र, ल, व, है ना। तो अंदर की तरफ आपको खिंचाव महसूस होगा। तो यानी कि हमारे जो जीभ है वो मुख के किसी भी भाग को टच नहीं करती, स्पर्श नहीं करती, और हवा अंदर की तरफ हमें जाती हुई महसूस होती है इनको बोलने में, तो वहां उनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और ये है य, र, ल और व। अब आते हैं ऊष्म व्यंजन की तरफ। ऊष्म व्यंजन मतलब गर्म, गर्मी। जब हवा, इनको बोलने में ऐसा लगे कि हवा मुंह से बाहर की तरफ निकल रही है, तो उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यानी इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु अर्थात हवा मुख से, मुंह से रगड़ खा के ऊष्मा पैदा करती है, गर्मी पैदा करती है, और वो बाहर की तरफ निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। यानी ये हम सब उच्चारण के आधार पर कर रहे हैं, राइट। ये 4 हैं, श, श, स और ह।
ठीक है, तो ये हो गए हमारे अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। अब इनको एक बार व्यंजन को रिवाइज कर लेते हैं। व्यंजन क्या थे? व्यंजनों को हमने 3 भागों में बांटा था। वो 3 भाग इस प्रकार हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं और क से म तक होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं जो कि होते हैं य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन भी 4 ही होते हैं जो कि होते हैं श, श, स और ह। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं स्वरों की मात्राएं। अब स्वर की मात्राएं किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं? प्रत्येक स्वर के लिए एक चिन्ह है जो कि मात्रा है। ठीक है, तो यानी प्रत्येक स्वरों के लिए निर्धारित जो चिन्ह किए गए हैं उनको मात्राएं कहते हैं। अ स्वर के अतिरिक्त यानी अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्रा के चिन्ह होते हैं जो कि हम मात्राओं के रूप में पढ़ते ही हैं, है ना? यहाँ पर भी लगे हुए हैं हमारे सामने। स्वरों के चिन्ह मात्रा के रूप में व्यंजन वर्ण से जुड़ते हैं, अर्थात जब भी हम कोई शब्द बनाते हैं तो उसमें स्वर और व्यंजन सभी आते हैं, राइट? जनरली जो व्यंजन है उन पर स्वरों की मात्राएं लगाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि जहां स्वर अपने आप यूज होगा तो वहां तो वो पूरा यूज हो ही रहा है, अदरवाइज वो मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए विसर्ग। देखिए विसर्ग जो होते हैं उनका चिन्ह आप देख लीजिए, 2 बिंदु आपको ऊपर नीचे लगे हुए मिलेंगे। इस ध्वनि को चिन्ह कहते हैं। ये इस प्रकार का होता है। इसका उच्चारण ह की भांति किया जाता है। मतलब जो विसर्ग वाले शब्द हैं उन्हें बोलने में आपको ह का साउंड आता है, पीछे से ह की आवाज आती है। अब वो कैसे होती है? विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों यानी जो संस्कृत से आए हुए शब्द हैं उसमें ही किया जाता है, क्योंकि हमने सुना है कि जब हम संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसमें हलंत और विसर्ग का बड़ा महत्व है। अब देख लेते हैं कि विसर्ग के उदाहरण किस प्रकार हैं। जैसे अतः, प्रातः, अंततः आदि। इसे प्रायः, है ना, अंतः, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके पीछे विसर्ग लगता है और वो ह का साउंड जिसमें आता है, विसर्ग का ह की भांति उसका उच्चारण किया जाता है। अतः इसको अत नहीं बोलेंगे, अतः। तो जो ह की आवाज आ रही है वो किसकी है? वो इस विसर्ग की है, इन 2 बिंदुओं की है, इन्हीं को विसर्ग कहते हैं। अब देखिए आगत ध्वनि। आगत ध्वनि क्या होती है? यानी जो बाहर से ध्वनियां आती हैं उनको आगत ध्वनि कहा जाता है। जो हम शब्द विचार में पढ़ते हैं कि अन्य अनेक जो भाषाएं हैं उनके भी शब्दों को हिंदी भाषा में सम्मिलित किया जाता है, तो उसी में से एक है आगत ध्वनि। आपने ये बहुत बार पढ़ी है। ओ यानी अर्धचंद्र, यानी इसके ऊपर बिंदु नहीं है, है ना? इसमें बिंदु नहीं है। अगर इसमें हम बिंदु लगा देते तो वो अनुनासिक होता है ना, उसको आगत ध्वनि नहीं कहते। ओ यानी अर्धचंद्र अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, कॉफी, टॉफी, बॉल, फुटबॉल, कॉलेज आदि। आदि अन्य अनेक ऐसे शब्द हैं जिन पर आगत ध्वनि का प्रयोग होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आगत ध्वनि और जो जिसको आप चंद्र बिंदु कहते हैं तो उसको हम अनुनासिक बोलेंगे। तो उसका ध्यान रखना है आपको कि अनुनासिक को लिखते हुए आपको गलती नहीं करनी, इन दोनों में अंतर है। ठीक है, तो आगत ध्वनि में ऊपर बिंदु नहीं लगाया जाता, ये अर्धचंद्र होता है और वो अनुनासिक में बिंदु लगता है। ठीक है, अब देखिए वर्णों का मेल वर्ण संयोग कहलाता है, अर्थात 2 वर्णों के 2 व्यंजनों के मिलने से जो हमारे पास एक नया व्यंजन आता है उसे संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण कहते हैं। इन वर्णों के अलावा हिंदी भाषा में कुछ संयुक्त वर्णों का भी प्रयोग किया जाता है। ये इस प्रकार हैं: क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब देख लीजिए यहाँ पर उदाहरण के रूप में लिखे हुए हैं। क्ष जो है कक्षा वाला, ये क और श को मिलाकर बनता है। 2 वर्ण हो गए, 2 व्यंजन हो गए। त्र, त और र को मिलाकर बनता है त्र।
श और र श्र बनता है, ज और इया ज्ञ बनता है। अब इनके शब्द देख लेते हैं। क्ष के शब्द हैं भिक्षा, क्षमा, कक्षा आदि, है ना। कक्षा, आपको एक क सुनाई दे रहा है और बीच में जो कि दिख नहीं रहा वो ये है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी इसके साथ मिक्स है और उससे मिलकर ही क्ष बना है। त्र के उदाहरण त्रिशूल, त्रिभुज, त्रिकोण, अन्य अनेक हो सकते हैं। श्र के उदाहरण श्रमिक, श्रम, विश्राम आदि। ज्ञ के उदाहरण जो कि ज और इया से मिलकर बना है, संज्ञा और विज्ञान, ज्ञान आदि यज्ञ हो सकते हैं, है ना। तो इन्हीं को हम संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर कहते हैं, जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।